डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट इकोलॉजी का स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सेगमेंट में हम पहले वीडियो में बात करेंगे इकोलॉजी की हिस्ट्री, उसकी ब्रांचेज, उसके एम्स और स्कोप के बारे में। अगर हम इकोलॉजी के इतिहास के बारे में एक नज़र डालें तो प्राचीन काल से ही भारतीय जो ऋषि मुनि थे उनको पारिस्थितिकी का पूरा ज्ञान था, जिसका कि उल्लेख उन्होंने अपने द्वारा लिखित वेदों, उपनिषदों, पुराणों तथा अन्य ग्रंथों में भी किया है। भारतीय औषधि विज्ञान के जो गुरु थे, जिन्होंने एक चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक में चरक ने पौधों के जीवन के लिए वायु, मिट्टी, जल तथा काल को एक परम आवश्यक कारकों के रूप में उल्लेखित किया था। महाकवि कालिदास द्वारा लिखित अभिज्ञान शाकुंतलम तथा मेघदूत जैसी रचनाओं या महाकाव्यों के बारे में हम लोग सभी जानते हैं, और इन दोनों महाकाव्यों में मानव के मन पर पर्यावरण एवं वर्षा ऋतु का क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें पूर्ण रूप से ये सब उल्लेखित किया गया है। आधुनिक परिस्थितियों के संदर्भ में सर्वप्रथम थियोफ्रास्टस नामक वैज्ञानिक ने पौधों के आपसी संबंध एवं उन पर प्राकृतिक वातावरण के प्रभाव का वर्णन किया था। हैकेल, जिन्होंने पारिस्थितिकी शब्द को प्रतिपादित किया था, उनसे पहले जो वैज्ञानिक या पर्यावरण थे वो कोनार्ड गिस्नर, उलिसे अल्डोवांड्रो, पीरे बेलोन, गैस्पोर्ड, जॉन रे आदि पर्यावरण विदों ने पारिस्थितिकी अध्ययन में उल्लेखनीय कार्य किए। 1896 में एक और पर्यावरणविद हुए, श्रोडर, जिन्होंने पारिस्थितिकी में दो नए शब्दों ऑर्ट इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी को जोड़ा था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही पर्यावरण विज्ञान का जो क्षेत्र काफ़ी व्यापक हो गया था और हम लोग संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी और अन्य जो प्लेनेट हैं उनके बारे में भी अध्ययन करने लगे। इस शताब्दी के पर्यावरण वैज्ञानिकों में सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं उनमें क्लीमेंट, सेल्फोर्ड, वुडबरी, हचिनसन, लिंडमान, स्मिथ, हेयरस्टोन, इमर्सन, क्लार्क, ओडम आदि कुछ जो है प्रमुख एनवायरमेंटलिस्ट थे। भारत में अगर हम इकोलॉजी के स्टार्ट या स्टडी की हम बात करें तो यह जो है 1940 से इसकी हम शुरुआत मान सकते हैं। भारत के जो कुछ प्रमुख जो इकोलॉजिस्ट थे उनमें जो है जे.एस. सिंह, एस.एस. रमन, आर.एस. अम्बस्त, पी.एस. रामकृष्णन, प्रोफेसर आर. मिश्रा, माधव गाडगिल, ईश्वर प्रकाश, एम.सी. दास आदि प्रमुख स्थान रखते हैं। भारत में जो जनसाधारण को या जो जनरल एक पब्लिक है उसको पारिस्थितिकी का परिचय भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा एक स्वतंत्र पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना की गई और इसके महत्व को जनसाधारण को समझाया गया। आज से लगभग 48 वर्ष पूर्व 5 से 16 जून 1972 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक विश्व पर्यावरण के ऊपर एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था और तभी से हर वर्ष 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हुए आ रहे हैं। यह क्वेश्चन जो है काफ़ी बार जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि किस दिवस को हम लोग जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। तो प्रतिवर्ष 5 जून को ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है और इस दिन को हम लोग अपने आप को, अपने आसपास के जो हमारे जो लोग हैं उन सबको पर्यावरण के प्रति जागरूक करने की कोशिश करते हैं। अगर पारिस्थितिकी की हम शाखाओं की बात करें तो पारिस्थितिकी में जो है बहुत सारी हम शाखाओं का वर्णन करते हैं और सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे स्व पारिस्थितिकी या ऑर्ट इकोलॉजी की। ऑर्ट इकोलॉजी या स्व पारिस्थितिकी में हम लोग किसी जीव या किसी जाति विशेष का उसके वातावरण के साथ जो संबंध होता है उसका हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। सम पारिस्थितिकी या सिन इकोलॉजी में किसी प्लांट कम्युनिटी या एनिमल कम्युनिटी का हम लोग वातावरण के साथ जो है जो उनका संबंध होता है उसका अध्ययन करते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऑर्ट इकोलॉजी में हम किसी एक विशेष एनिमल
एक पर्टिकुलर किसी एनिमल या प्लांट स्पीसीज का हम लोग जो है उसके वातावरण के साथ अध्ययन करते हैं, जबकि सम पारिस्थितिकी या सिन इकोलॉजी में एक पूरी कम्युनिटी का हम लोग वातावरण के साथ अध्ययन करते हैं। कम्युनिटी में जो है एक से अधिक स्पीसीज के जीव या जंतु एक साथ जो है एक दूसरे के साथ मिलकर जो है रहते हैं। प्राणी पारिस्थितिकी में हम बात करेंगे, इस ब्रांच में हम जंतुओं का प्रमुखता से अध्ययन करते हैं और इसके अंतर्गत जो है स्तनपायी पारिस्थितिकी, पक्षी पारिस्थितिकी, मत्स्य पारिस्थितिकी, कीट पारिस्थितिकी, मानव पारिस्थितिकी आदि का विशेष रूप से जो है अध्ययन किया जाता है। प्लांट इकोलॉजी की हम अगर बात करें तो इस शाखा के अंतर्गत मुख्य रूप से पौधों का अध्ययन इस ब्रांच में किया जाता है। इस शाखा में वनस्पति, भूगोल, वन विज्ञान, मृदा संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण आदि विषयों को जो है इम्पोर्टेंस दी जाती है। आवासीय पारिस्थितिकी की हम बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक जीवधारी अपने एक निश्चित आवास, एक निश्चित स्थान पर रहता है, जिसको हम उसका आवास या हैबिटेट कहते हैं। जीव विभिन्न स्थानों पर अपने अपने विशेष आवासों में रहते हैं और इस आधार पर आवासीय पारिस्थितिकी की अन्य उपशाखाएं जैसे स्थलीय पारिस्थितिकी, समुद्री पारिस्थितिकी, अलवणीय एवं स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी आदि का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। भूगोलीय पारिस्थितिकी में हम लोग जो हैं जंतुओं तथा पादपों का जो पृथ्वी पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, किस प्रकार से प्लांट और एनिमल जो है इस पृथ्वी पर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि सभी जीव जंतु या सभी प्रकार के जो प्लांट्स हैं वो सभी जगहों पर नहीं पाए जाते हैं, समान रूप से नहीं पाए जाते हैं। इनका जो वितरण है जो वो असमान होता है। संरक्षण पारिस्थितिकी की अगर हम बात करें तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है और इस शाखा के अंतर्गत हम सतत विकास की परिकल्पना को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, वायु, मिट्टी, खनिज लवण, जीव जंतु आदि का सदुपयोग करते हुए इनका संरक्षण इसमें किया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में हैं और इनका अगर हम दुरुपयोग करेंगे तो आने वाली जनरेशन्स को यह सभी रिसोर्सेज जो है वो नहीं मिल पाएंगे। तो सतत विकास के अंतर्गत हम लोग अपनी जो नीड्स हैं, जो प्रेजेंट जनरेशन की जो नीड्स हैं, उनको हम लोग जो है पूरा करते हुए इस प्रकार से संसाधनों का उपयोग करते हैं कि आने वाली जनरेशन्स को भी वो सारे जो है रिसोर्सेज या संसाधन जो हैं अवेलेबल हो सकें। तो यह जो पूरा प्रोसेस है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास की परिकल्पना को दर्शाता है। उत्पादन पारिस्थितिकी की हम बात करें तो इस शाखा के अंतर्गत विभिन्न जीवों, समुदायों एवं पारित तंत्रों की जो उत्पादन क्षमता होती है, जो उनकी प्रोडक्टिविटी होती है, उसका हम स्टडी इस ब्रांच में करते हैं। विकिरण पारिस्थितिकी में हम जो है विभिन्न जीवधारियों या प्लांट पर रेडियोधर्मी पदार्थों का जो प्रभाव है उसका अध्ययन इस विकिरण पारिस्थितिकी या रेडिएशन इकोलॉजी में किया जाता है। अंतरिक्ष पारिस्थितिकी में जीवधारियों पर अंतरिक्ष के वातावरण के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म पारिस्थितिकी, जिसको हम फॉसिल इकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, इस शाखा में ऐसे जीवों का वातावरण के साथ अध्ययन किया जाता है, ऐसे जीवों के वातावरण का अध्ययन किया जाता है जो लाखों वर्षों पूर्व पृथ्वी पर उपस्थित थे लेकिन किन्हीं कारणों से जो है अब वो विलुप्त हो चुके हैं। ऊर्जा पारिस्थितिकी या एनर्जी इकोलॉजी में हम लोग विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों में ऊर्जा के प्रभाव का जो किस प्रकार से विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों में ऊर्जा जो है एक स्तर से दूसरे स्तर पर और फिर अन्य स्तरों पर जाती है, इसका हम जो है अध्ययन इस ब्रांच में करते हैं। प्रदूषण पारिस्थितिकी में हम लोग जो है विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषण हैं उनके कारण, उनके प्रभाव और उनसे हम किस प्रकार से जो है बच सकते हैं, इन सब का अध्ययन जो है प्रदूषण पारिस्थितिकी या पॉल्यूशन इकोलॉजी में किया जाता है। अगर हम इसके एम्स और स्कोप की बात करें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। पारिस्थितिकी का अध्ययन करके हम मानव जाति की जो विभिन्न जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ई पॉल्यूशन जो है प्रमुख रूप से जो है आते हैं। वायु प्रदूषण में हम लोग देख रहे हैं कि जैसे देखिए इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो फैक्ट्री से निकलने वाली जो फैक्ट्री की जो चिमनियाँ हैं, चिमनी हैं, उनसे निकल कर धुआं जो है जा रहा है, हमारे जो है इन्वायरमेंट या हमारे जो एयर है जिसको हम जिसमें से हम ऑक्सीजन वगैरह को ग्रहण करते हैं, तो किस प्रकार से ये हमारे जो वायु को जो प्रदूषित कर रहा है। तो इन सब का क्या कारण है और किस प्रकार से ये हमारी वायु प्रदूषण हो रही है और किस प्रकार से हम इनसे बच सकते हैं,
इस सब जो इकोलॉजी के अंतर्गत ही हम लोग स्टडी करते हैं। इस स्लाइड में आप देखें तो किस प्रकार से देखिए जो हमारा जो पीने योग्य पानी है वो सब जो है पॉल्यूट होता जा रहा है। पीने योग्य पानी में हम लोग जो है पॉलीथीन है, प्लास्टिक्स हैं, कैंस हैं, ये सब को डाल देते हैं जो कि एक प्रकार का नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं और इनका बहुत अधिक लंबे समय तक जो है इनका जो है बायोडिग्रेडेशन या अपघटन नहीं होता है और ये काफ़ी लंबे समय तक जो है वाटर में पड़े रहते हैं, जिससे हमारी जो पीने योग्य पानी है वो भी दूषित हो जाता है और जो एक्वेटिक लाइफ है, जो जलीय जीवन है, जो जलीय प्राणी हैं, वो भी इससे जो है प्रभावित होते हैं। मृदा प्रदूषण की अगर हम बात करें तो मृदा प्रदूषण में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से आज हम लोग विभिन्न प्रकार के जो पेस्टिसाइड्स हैं उनका उपयोग कर रहे हैं। हम जो प्लास्टिक्स का उपयोग कर रहे हैं, प्लास्टिक्स को गवर्नमेंट के द्वारा कई बार बैन भी किया जाता है, लेकिन ये जनरल एक जनसाधारण है जो कि इस बात को नहीं समझते हैं और हमारी जो सॉइल है वो इससे जो उसकी जो फर्टिलिटी है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी कम होती जा रही है। आज हम कहीं भी जाते हैं तो हम बहुत से जो है क्षेत्रों में जाते हैं और पिकनिक के रूप में जो है वहाँ पर काफ़ी जो है पॉलीथीन्स हैं, बैग्स हैं या जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं उनका हम उपयोग करते हैं और उनको जो है प्रॉपर जो है उनको ट्रीटमेंट ना करके उनको ऐसे ही खुले स्थानों में छोड़ देते हैं, जिससे जो हमारी जो है सॉइल में वो मिक्सअप हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारे प्लांट की प्रोडक्टिविटी को है ना वो सब प्रभावित करते हैं। ई पॉल्यूशन की बात करें तो ये एक ई पॉल्यूशन मीन्स जो है ई यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक पॉल्यूशन के लिए उपयोग किया गया है। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स में इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो विभिन्न प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जैसे आजकल मोबाइल्स का हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज कर रहे हैं और हर 4 या 6 महीने बाद एक नया जो अपडेटेड वर्जन मोबाइल में या आ जाते हैं, तो पुराने मोबाइल्स को हम लोग जो है ऐसे ही छोड़ देते हैं या घरों में पड़े रहते हैं, है ना। तो ये जो है एक बहुत बड़ा ई पॉल्यूशन का कारण है। अन्य गैजेट्स में जो विभिन्न प्रकार के जो आजकल टीवी हैं, स्मार्ट टीवी हैं, हम लोग उपयोग कर रहे हैं और पुराने टीवी को हम लोग जो है ऐसे ही कबाड़े में या उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करके ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो ये सब जो है ई पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण बन गए हैं। फ्लड की हम बात करें तो आज इन्वायरमेंट जो है हमारा जो पर्यावरण है वो अस्थिर हो गया है। अस्थिर हो जाने से जो है वर्षा ऋतु या बरसात जो है वो असामान्य हो गई है और हमारे जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, जो ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, उसमें हम हर साल सुनने में या देखने को मिलता है कि वहाँ पर हर साल जो है बाढ़ जैसी स्थिति क्रिएट होती है। ड्राउट मीन्स सूखा है। सूखा का मतलब है कि किस प्रकार से हमारी जो भूमि है वो बंजर होती जा रही है ना। कहीं कहीं ज़्यादा वर्षा है, कहीं वर्षा कम है, तो ऐसे स्थान जहाँ पर वर्षा नहीं होती है तो वहाँ की जो भूमि है वो सूख जाती है और जो है अनफर्टाइल हो जाती है। ओजोन लेयर डिप्लीशन की हम बात करें तो ये देखिए जनरली ओजोन लेयर डिप्लीशन जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है। ओजोन लेयर जो है हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाने वाली एक लेयर है जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है। ये हमारे जो सनलाइट से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उनको यह रोक लेती हैं, लेकिन आज हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट या हटती जा रही है। तो अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो सीधे जो है हमको पृथ्वी पर आ जा रही हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के जीवधारियों में विकार या कैंसर जैसे रोग उत्पन्न हो रहे हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट की हम बात करें तो ग्रीन हाउस गैसेस में मुख्य रूप से जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर्स इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। ग्रीन हाउस गैसेस हमारे जो पृथ्वी है उसके चारों तरफ एक जो है आवरण जैसा बना लेती हैं और ग्रीन हाउस गैसेस की सबसे खास बात ये होती है कि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो जो सन हीट है उसको आने के लिए परमिट तो करती हैं, तो वो पृथ्वी पर आसानी से आ जाती हैं, लेकिन जब पृथ्वी से वो रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती हैं तो वापस उनको अंतरिक्ष में वो नहीं जाने देती हैं और वो फिर से रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी पर लौट आती हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है और सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी जो है हमारे वायुमंडल में जो है डे बाई डे बढ़ती जा रही है।
बायोजियोकेमिकल साइकिल्स की हम बात करें तो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को हिंदी में भू जैव रासायनिक चक्र कहते हैं। बहुत सारे जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, कैल्शियम, ये सभी जो है हमारे लिए, जीवधारियों के लिए, प्लांट्स के लिए बहुत उपयोगी हैं और इनका जो है चक्रण है, इनका किस प्रकार से रिसाइकलिंग होना चाहिए, ये सब जो है इकोलॉजी के अंतर्गत ही आता है। आइस मेल्टिंग ऑफ पोल्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ग्लोबल वार्मिंग कॉज हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग होने से जो पोल्स या ध्रुवों पर जो आइस है वो धीरे धीरे मेल्ट हो रही है। आइस मेल्ट होने से उसका जो पानी है या जल है वो जलाशयों में या समुद्रों में जा रहा है, जिससे समुद्रों का जो तल है वो समुद्रों के आसपास जो तटीय क्षेत्र हैं, जो कोस्टल एरियाज हैं, वो धीरे धीरे डूबने की स्थिति में आ जाते हैं। तो ये सब ग्रीन हाउस गैसेज बायो और ये सब ग्लोबल वार्मिंग और आइस मेल्टिंग ऑफ पोल्स, ये सब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। अगली हम बात करें एसिड रेन की, तो एसिड रेन में हम लोग देखते हैं कि कभी कभी जो है बरसात के जल के साथ जो है कुछ वायुमंडल में उपस्थित जो गैसेस हैं जैसे SO2 और NO2 वो H2SO4 और HNO3 जैसे एसिड बना लेती हैं और जब बरसात होती है तो वर्षा के जल के साथ ये एसिड जो है हमारे घरों पर या जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उन पर भी आकर गिरते हैं और उनकी जो है उनको नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये SO2 और NO2 या N2O जो गैसेस हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ऑटोमोबाइल जो यूज करते हैं जहाँ पर, तो उनसे इस प्रकार की गैसेस का जो इमिशन या इस प्रकार की गैसेस निकलती हैं और ये फिर वायुमंडल में जाकर वेपर से या बरसात के जल के साथ फिर ये उनके साथ क्रिया करके एसिड बना लेती हैं और बरसात के जल के साथ ये फिर वापस पृथ्वी पर आ जाते हैं। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि किस प्रकार से जो है आज डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ ट्रीज और प्लांट्स, किस प्रकार से आज हम औद्योगिकीकरण या इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो है हम लोग बिना सोचे समझे आज पेड़ों की कटाई करते जा रहे हैं। आज देखिए जगह जगह पर नई नई कॉलोनी, नई नई डैम, नए नए रेलवे ट्रैक्स, आजकल बहुत सारी जो परियोजनाएं हैं वो सब परियोजनाओं के कारण ही जो हम लोगों को जो है आज जंगल जो है हम लोग ख़त्म करते जा रहे हैं। जंगल अगर नहीं होंगे, प्लांट नहीं होंगे तो CO2 का जो एब्जॉर्प्शन है वो भी कम होता जाएगा और CO2 का लेवल जो है हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे CO2 का लेवल हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा तो CO2 एक ग्रीन हाउस इफेक्ट करने वाली गैस है और ग्रीन हाउस इफेक्ट जब ये गैस करेगी तो सर्टेनली जो है ग्लोबल वार्मिंग भी होगा और ग्लोबल वार्मिंग होने से हमारा जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। इसमें अगला देखिए हम देखें तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ को कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन डिफॉरेस्टेशन के कारण जो जंगली जानवर हैं उनके जो हैबिटेट है वो ख़त्म होते जा रहे हैं और वो अपने भोजन की तलाश में स्ट्रगल करते हुए रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं। आजकल ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है कि जो शेर हैं या जो बाघ हैं या जो एलिफेंट्स हैं, ये सब वाइल्ड एनिमल्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने फूड को सर्च करते हुए ये लोग जो है रिहायशी इलाकों में पहुंच जा रहे हैं और फिर वहाँ पर इनका जो है मनुष्य के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये जो है फिर मार भी दिए जाते हैं। तो ये सब कुछ पॉइंट्स से अबाउट द ब्रांचेज, एम्स, स्कोप और हिस्ट्री, किस प्रकार से इकोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, इकोलॉजी में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, क्या इसके एम्स हैं, क्या इसका स्कोप है। निश्चित ही ये आप लोगों के समझ में आया होगा और आप हमारे वीडियोज़ को इसी प्रकार से देखते रहें, अपने नियर एंड डियर जो हैं उनके साथ शेयर करते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक टू ऑल ऑफ यू।